दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातुओं के संगठन के बारे में जानेंगे। सम इम्पोर्टेंट एलॉयज एंड इट्स कॉम्पोजिशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। सबसे पहले जो आपको मिश्र धातु दे रखा है या फिर एलॉयज जो दे रखा है वो कौन सा है? ब्रास। और ब्रास को दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हो? पीतल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप से आएगा आपके 12th बोर्ड एग्जाम में? व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रास। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे क्या पूछेगा कि जो पीतल होता है इसका क्या संगठन होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, जो ब्रास है ये एक्चुअल में कौन कौन सी संक्रमण धातुओं का मिश्रण होता है या मिश्र धातु होता है। तो यहाँ पर पहली जो मिश्र धातु आती है दोस्तों वो होता है आपके पास कॉपर प्लस। कॉपर के साथ कौन सी धातु का मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है या फिर होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो इसके साथ उपस्थित होता है दोस्तों जिंक। तो ये आपको पता रखना है कि जो ब्रास है या जो पीतल है वो एक्चुअल में कौन कौन सी धातुओं का समांगी मिश्रण होता है। तो कौन कौन सी धातु आएंगे? कॉपर प्लस जिंक। दूसरा जो मिश्र धातु है या दूसरा जो एलॉयज आपके सामने दोस्तों कौन सा? ब्रोंज है। कौन सा है? ब्रोंज। और ब्रोंज को हिंदी में क्या बोलते हो आप? कांसा बोलते हो। तो यहां से क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रॉन्ज। अदरवाइज कांसा में उपस्थित धातुओं को बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों पहली जो धातु होती है किसके अंदर? ब्रोंज के अंदर। वो पहली धातु तो कौन सी होती है आपकी? कॉपर ही होगी। तो फर्स्ट थिंग तो कौन सा आ गया? कॉपर। और जो सेकेंड यहाँ पर जो धातु उपस्थित होती है ब्रोंज में वो धातु होती है दोस्तों टिन। और आप इसको टिन को किससे प्रदर्शित करते हो? SN से। तो आप इसको टिन भी बोल सकते हो, अदरवाइज स्टेनस बोल सकते हो। तो ब्रोंज का मिश्रण किसका होता है? कॉपर प्लस टिन। और जो ब्रास होता है उसमें कॉपर प्लस जिंक होता है। तीसरा देखिए दोस्तों जर्मन सिल्वर। ये इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, काफी टाइम आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जर्मन सिल्वर का संगठन बताइए। मतलब क्या हो जाएगा? व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ जर्मन सिल्वर। तो दोस्तों जर्मन जो सिल्वर है इसमें कौन कौन से संक्रमण तत्वों का समांगी मिश्रण होता है। तो जर्मन सिल्वर में दोस्तों सबसे फर्स्ट जो धातु आएगी वो तो कौन सी हो जाएगी? कॉपर। कॉपर के साथ उपस्थित होता है दोस्तों जिंक। और जिंक के साथ कौन उपस्थित होता है? निकेल। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, जो जर्मन सिल्वर है इसके संगठन में कौन कौन सी मेटल्स होती है? कॉपर, जिंक एंड निकल। साथ में दोस्तों एनसीईआरटी में इसका जो प्रतिशत भी दे रखा है कि कॉपर है वो कितनी प्रतिशत अमाउंट में होता है, जिंक का परसेंटेज क्या है और निकल का परसेंटेज क्या है। तो ये भी दोस्तों आपको पता रखना है। कॉपर यहाँ पर दोस्तों अगर इसकी बात करते हो आप प्रतिशत मात्रा की तो 25 से 30% कॉपर उपस्थित होता है। सेम प्रतिशत में जिंक उपस्थित होता है, मतलब जिंक का भी प्रतिशत मात्रा कितनी आएगी? 25 से 30%। और जो रिमेनिंग रह गया दोस्तों वो कौन हो जाएगा? निकेल। तो निकेल का यहाँ पर दोस्तों कितना प्रतिशत होता है? 40 से 50% उपस्थित होता है निकेल। ये इंपॉर्टेंट है जर्मन सिल्वर। कॉपर, जिंक एंड निकेल का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, समांगी मिश्रण होता है, जिसमें कॉपर तथा जिंक का प्रतिशत मात्रा कितना है? 25 से 30% है। और निकेल का परसेंटेज अमाउंट कितना होता है? 40 to 50%। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कोइन एलॉयज मतलब मुद्रा मिश्र धातु, इसका निर्माण है कौन कौन सी संक्रमण धातुओं के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये पता रखिए जो कोइन एलॉयज है अदरवाइज मुद्रा जो मिश्र धातु है इसका निर्माण होता है कॉपर प्लस निकेल से। कॉपर प्लस निकेल। कॉपर और निकेल है इसका जो मिश्रण होता है समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस जो मिक्सचर है आप उसी को क्या बोलते हो? कोइन एलॉयज बोलते हो। और हिंदी में आप इसी को क्या बोलते हो? मुद्रा मिश्र धातु। दोस्तों ये जो संगठन यहाँ पर अपन डील कर रहे हैं ये सभी संगठन आपके एनसीईआरटी की किताब में, एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, इसलिए इनका इंपोर्टेंस है। नेक्स्ट वाले पर अगर अपन मूव करते हैं मिस धातु, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो मिस मेटल। ये दोस्तों आपके डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट वाले चैप्टर के अंदर है। और ये भी दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, काफी टाइम इसको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ मिस मेटल अथवा मिस धातु का संगठन लिखिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन कौन सा संगठन होता है मिस धातु में। तो मिस धातु के अंदर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है 95% है वो क्या होता है? लेंथेनाइड होते हैं। तो आप लेंथेनाइड को किससे प्रदर्शित करते हो? Ln से। तो ये लीजिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला कौन सी धातु आएगी? लेंथेनाइड आएंगे। और लेंथेनाइड का दोस्तों परसेंटेज कितना होता है?
95% होता है। 95% कौन सी धातु उपस्थित होती है मिश्र धातु में? लैंथेनाइड धातु, मतलब Ln। फिर दोस्तों अगर आप बात करते हो कि यहाँ पर आयरन भी प्रेजेंट होता है, सेकंड कौन सा होगा? आयरन। और आयरन का दोस्तों कितना परसेंटेज अमाउंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है? 5% आयरन उपस्थित होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। और लास्ट के अंदर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में, मतलब लेस मात्रा में कौन होता है? सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। तो दोस्तों यहाँ पर कौन होगा? सल्फर भी उपस्थित होगा, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। इनका जो अमाउंट है दोस्तों क्या होता है? लेस अमाउंट होता है। ये कौन से अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं? लेस अमाउंट। और हिंदी में लेस अमाउंट को दोस्तों आप क्या बोलते हो? लेस मात्र बोलते हो। तो बहुत कम प्रतिशत मात्रा में इनकी उपस्थिति होती है। तो ये दोस्तों इंपोर्टेंट है मिश्र मेटल, अदरवाइज मिश्र धातु के संगठन में 95% मतलब 95% लैंथेनाइड धातु होती है, 5% आयरन मेटल होता है, और साथ में जो इस लेस अमाउंट में या लेस मात्रा उपस्थिति किसकी होती है? किसकी होती है? सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम की। लास्ट वाला देखिए दोस्तों, लास्ट वाला एक और है कौन सा? स्टेनलेस स्टील। ये आपके चैप्टर नंबर 6 मेटलर्जी वाले चैप्टर के अंदर इसका कॉम्बिनेशन दे रखा है, स्टेनलेस स्टील या स्टेनलेस स्टील। तो इसका जो निर्माण है कौन कौन सी संक्रमण धातुओं के द्वारा होता है? तो दोस्तों स्टेनलेस जो स्टील है इसके निर्माण में क्रोमियम उपस्थित होता है। इसमें क्रोमियम के साथ वेनेडियम, जिसको आप प्रदर्शित करते हो कैपिटल वी से। इसके बाद में होता है दोस्तों टंगस्टन, जिसका परमाणु संकेत या एटॉमिक सिंबल होता है W। साथ में प्रेजेंट होता है मोलिब्डेनम MO, और दोस्तों यहां पर और कौन प्रेजेंट होता है? मैंगनीज Mn। तो ये संगठन किसका होता है? ये कॉम्पोजिशन किसका होता है? स्टेनलेस स्टील का होता है। तो ये दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट क्या थे आपके संगठन थे, कॉम्पोजिशन थे, जो एनसीईआरटी बुक में मेंशन है और उससे अपन ने डील किया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक रिएजेंट है, और कौन सा रिएजेंट है? ये वाला पीसीसी रिएजेंट है। कौन सा रिएजेंट है दोस्तों? पीसीसी रिएजेंट। तो पीसीसी अभिकर्मक है। इसका जो अमाउंट है या इसका जो कॉम्पोजिशन संगठन में कौन कौन उपस्थित होता है? तो दोस्तों हमेशा बता रखिए जब भी बात आती है पीसीसी की, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पीसीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो यहाँ पर जो इसका संगठन की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर उपस्थित होता है पिरिडीन। और पिरिडीन का मतलब क्या है दोस्तों? बेंजीन के इक्वली स्ट्रक्चर होती है, बस एक कार्बन को रिप्लेस कौन कर देता है? नाइट्रोजन। और अल्टरनेट मैनर में यहाँ पर भी कौन प्रेजेंट होता है? डबल एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इसको तो आप क्या बोलते हो? पिरिडीन बोलते हो। तो पीसीसी के कॉम्पोजिशन में सबसे पहला पार्ट कौन सा हो गया? पिरिडीन हो गया। पिरिडीन के साथ कौन उपस्थित होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? HCl। थर्ड जो कंपोनेंट है इसका, ये जो अवयव है थर्ड वाला, वो कौन सा होता है? क्रोमिक एसिड होता है दोस्तों। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड होता है, उसका कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? CrO3। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। पीसीसी जो रिएजेंट है, पीसीसी जो अभिकर्मक है, उसका संगठन क्या होता है? पिरिडीन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। और पीसीसी दोस्तों क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब क्या होता है? ये ऑक्सीकारक होता है। और ये जो क्या होता है? सबसे बेस्ट रिएजेंट है एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कार्बोनिल कंपाउंड में करने के लिए। मतलब सर्वश्रेष्ठ ऑक्सीकारक होता है, जो क्या करेगा? एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा? कार्बोनिल कंपाउंड, दैट मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं तो दोस्तों, नेक्स्ट वाला कौन सा? ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट है दोस्तों आपके चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन वाले चैप्टर से बिलोंग करता है। और ल्यूकास रिएजेंट है, इसकी हेल्प से आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल को क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट कर सकते हो। मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को क्या कर सकते हो? विभेदित कर सकते हो। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें कि ल्यूकास जो रिएजेंट है या ल्यूकास अभिकर्मक है, अगर बात करते हो इसके संगठन की, तो इसके संगठन के अंदर दोस्तों पहला जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेट NCl प्लस एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। सेकंड वाला कौन सा होता है? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अगर आप हिंदी के अंदर मेंशन करना चाहते हो तो हिंदी में क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉन्सेंट्रेट को बोलते हैं सांद्र। तो पहला कंपोनेंट तो कौन हो गया? सांद्र NCl। और एनहाइड्रस को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों निर्जल। तो यहाँ पर सेकंड वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? निर्जल
एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड दैट मीन्स AlCl3। ये होता है ल्यूकास अभिकर्मक जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। नेक्स्ट वाले की अगर अपन बात करें दोस्तों, नेक्स्ट वाला रीजन कौन सा है, हिंसबर्ग रीजन। और हिंसबर्ग रिएजेंट है दोस्तों, ये आपके अमीन वाले चैप्टर से बिलोंग करता है और हिंसबर्ग रिएजेंट है, इसकी हेल्प से आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन को क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्वाइज कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, उनको विभेदित कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों हिंसबर्ग जो रिएजेंट है, इसकी सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे, किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर होता है एरिल। एरिल का मीनिंग क्या होता है, C6H5, ये हो गया एरिल। एरिल उसके बाद में होता है सल्फोनिल। सल्फोनिल का मीनिंग ये होता है दोस्तों H डबल बॉन्ड हो, ये हो गया एरिल, ये हो गया सल्फोनिल और इससे अटैच कौन होता है, क्लोराइड Cl। तो ये स्ट्रक्चर होती है, ये संरचना होती है आपके हिंसबर्ग अभिकर्मक की। और अगर इसका नाम पूछे कि व्हाट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। तो ये भी दोस्तों आपको पता रखना है। हिंसबर्ग जो रिएजेंट है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इसका कंप्लीट नोमेनक्लेचर क्या होगा, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। ये पता रखना है दोस्तों, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, ये फुल फॉर्म होती है, इसका कंप्लीट नोमेनक्लेचर होता है हिंसबर्ग रिएजेंट का, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। तो ये दोस्तों कुछ एनसीईआरटी के अंदर कॉम्पोजिशन थे, संगठन थे जो आने चाहिए आपको। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर अब अपन डील करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ से, मतलब अम्लीय सामर्थ्य। पेपर में आपको एक सवाल अम्लीय सामर्थ्य का भी मिलेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको आप कैसे डील करते हो। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बेसिक्स बताता हूं दोस्तों। यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है या अम्लीय सामर्थ्य है, अगर अपन इसको डिस्कस करें तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है या अम्लीय सामर्थ्य है दोस्तों, ये एक्चुअल में क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -R के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -I मीनिंग इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हो प्रेरणिक प्रभाव बोलते हो। साथ में क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -R के, और एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, -I इफेक्ट के। और अगर बात करें कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है +I इफेक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोस्तों +R इफेक्ट के। पहली थिंग तो आपको ये आनी चाहिए। सेकेंड थिंग अगर आप बात करते हो कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है मतलब जो अम्लीय सामर्थ्य है, ये एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, pKa के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जब भी आपको pKa की वैल्यू प्रोवाइड करके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में आपको अरेंज करवाता है कंपाउंड्स को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है pKa के। तो यहाँ से दोस्तों अपन यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और इसके साथ साथ में आपको ये बताते हूँ कौन कौन से ऐसे ग्रुप है जिनका -R होता है और ऐसे कौन से ग्रुप है जिनका +R होता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, आपको जो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है उसके अंदर आपको नाइट्रो ग्रुप देखने को मिलेगा। तो नाइट्रो का आपको पता रखना कौन सा इफेक्ट होता है, -R एंड -I। डोमिनेट कौन सा करता है दोस्तों, हमेशा ऑलवेज डोमिनेट करेगा, रेजोनेटिंग इफेक्ट करता है। साथ में अगर दोस्तों अगर बात करें CH3 ग्रुप की या फिर OCH3 ग्रुप की, तो ये दोस्तों इस वाले ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, +R इफेक्ट होता है। और जब भी ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो दोस्तों वहां पर इसका कौन सा इफेक्ट हो जाता है, +I इफेक्ट, सॉरी कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, -I इफेक्ट हो जाएगा। कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, -I इफेक्ट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो R इफेक्ट है ये कहां पर वर्क करता है, ये वर्क करता है दोस्तों ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। ये भी आपको पॉइंट आना चाहिए कि जो भी रेजोनेंस है, जो R इफेक्ट है ये कौन सी पोजीशन पर वर्क करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या करेगा, ये वर्क करेगा। मेटा पोजीशन है वहां पर जो रेजोनेटिंग इफेक्ट है वो वर्क नहीं करेगा। तो ये आपको पता रखना है कि जो रेजोनेटिंग इफेक्ट है मीनिंग +R और -R कहां पर अप्लाई करना है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। और ये जो रेजोनेटिंग इफेक्ट है वो कहां पर अप्लाई नहीं होगा, मेटा जो पोजीशन है वहां पर अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में मेंशन कर रखे, इनको सोल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन को यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ से डील करना है, और एसिडिक स्ट्रेंथ कौन से कंपाउंड से डील करना है, फिनोल। फिनोल एक सबसे पहली जो स्ट्रक्चर मेंशन कर रखी है नॉर्मल फिनोल है, तो मैं इसको सिंपल बोल देता हूं। नॉर्मल फिनोल है तो इसको मैंने क्या बोल दिया, एस का मीनिंग है सिंपल। सिंपल क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या प्रतिस्थापित समूह है इसकी ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर आबंधित या बॉन्डेड नहीं है, तो ये हो गया सिंपल।
सेकंड वाला कौन सा फिनोल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, क्योंकि इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, नाइट्रो, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। सेकंड वाली कौन सी पोजीशन पर है, 1N4, और 1N4 वाली पोजीशन को कौन सी बोलते हो, पैरा नाइट्रोफिनोल हो जाएगा। और थर्ड वाला दोस्तों कौन सी पोजीशन है, 1 2 3, 1 3 पोजीशन को कौन सा बोलते हो, मेटा बोलते हो। तो थर्ड वाला फोर्थ वाला कौन सा हो जाएगा, मेटा नाइट्रोफिनोल। तो ये जो 4 कंपाउंड है ये आपको प्रोवाइड कर रखे, और इन 4 कंपाउंड को आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में इनको क्या करना है, अरेंज करना, मतलब अम्लीय सामर्थ्य के क्रम में इनको क्या करना, व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जो NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, कौन सा इफेक्ट होता है, -R इफेक्ट, और -R इफेक्ट है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के अम्लीय सामर्थ्य के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन आपको एक बात ये पता रखनी है कि जो रेजोनेटिंग इफेक्ट है या R इफेक्ट है वो कौन सी पोजीशन पर वर्क करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर वर्क करता है, मेटा पर कभी भी वर्क नहीं करता है। तो दोस्तों मेटा पर फिर कौन सा इफेक्ट शो होगा, मेटा पर आपके इफेक्ट शो होगा या तो +I अदरवाइज -I। नाइट्रो ग्रुप है तो कौन सा इफेक्ट शो होगा, यहाँ पर -I इफेक्ट शो होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वाला तो नॉर्मल फिनोल है, ये नाइट्रो है, तो नाइट्रो का कौन सी पोजीशन पर अटैच है नाइट्रो, यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर नाइट्रो को सीन कर रही हो तो ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पर कौन सा इफेक्ट लगेगा नाइट्रो का, -R इफेक्ट लगेगा दोस्तों। ये कौन सी पोजीशन है, पैरा, पैरा पर भी कौन सा लगेगा नाइट्रो का, -R इफेक्ट। ये कौन सी पोजीशन है, मेटा, और मेटा पर रेजोनेटिंग इफेक्ट है, कभी भी वर्क नहीं करता है, तो मेटा पर फिर दोस्तों वर्क कौन करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। और नाइट्रो का कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, -I होता है। और दोस्तों अभी मैंने आपको ये बताया है कि जो अगर आप बात करते हो इन इफेक्ट की, कौन सा इफेक्ट किस पर डोमिनेट करता है, तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, रेजोनेटिंग इफेक्ट इज ऑलवेज डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। मीन जो अनुनाद वाला प्रभाव है वो हमेशा प्रेरणिक प्रभाव पर क्या होता है, प्रभावी होता है। तो सबसे पहले आपको R इफेक्ट शो करना है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट थिंग ये कि जो रेजोनेंस की जो इंटेंसिटी होती है या फिर जो इसकी तीव्रता होती है वो ऑर्थो और पैरा पर क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला कंपाउंड है ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, यहाँ पर भी -R अप्लाई हो रहा है, और पैरा नाइट्रोफिनोल यहाँ पर भी कौन सा अप्लाई हो रहा है, -R इफेक्ट। तो यहाँ पर रेजोनेंस से आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों में क्या प्रेजेंट है, रेजोनेंस, एक में ऑर्थो पोजीशन पर अटैच है, एक में किस पर अटैच है, पैरा पोजीशन पर। तो दोस्तों ये वाली प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आपको इसका pKa वैल्यू की हेल्प लेनी होगी, और ये क्या होता है, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ये आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना है। एनसीईआरटी में भी इसको मेंशन कर रखा है। दोस्तों मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं कि जो पैरा नाइट्रोफिनोल है, पैरा नाइट्रोफिनोल दोस्तों इसके लिए जो pKa की वैल्यू है तो कितनी होती है, 7.1 होती है दोस्तों। और जो आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है इसके लिए दोस्तों, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के लिए pKa की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 7.2 होती है। कितनी होती है, 7.2। और अभी आपने ये मेंशन किया कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है pKa के। एक्चुअल में यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ग्रेटर होनी चाहिए थी, ऑर्थो वाले की, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेटिंग इफेक्ट है वो डिस्टेंस, दूरी पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस पर क्या करता है, डिपेंड करता है, मतलब दूरी पर निर्भर करता है। जैसे जैसे यहाँ पर डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जितने मैक्सिमम डिस्टेंस होगी इंडक्टिव इफेक्ट है उतना ही क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये, लेकिन यहाँ इसको आपको सोल्व किससे करना है, ऑन द बेसिस ऑफ pKa वैल्यू। तो यहाँ पर दोस्तों pKa वैल्यू किसकी लेस है, पैरा नाइट्रोफिनोल की कितनी है, 7.1, और ऑर्थो की कितनी है, 7.2। तो मैक्सिमम एसिडिक नेचर का कौन हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनोल। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें अपन एसिडिक स्ट्रेंथ की तो मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ वाला कौन सा होगा, पैरा नाइट्रोफिनोल है। इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो दोस्तों क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ऑर्थो के बाद में कौन आ जाएगा, सॉरी पैरा की मैक्सिमम हो गई, पैरा के बाद में कौन आएगा, ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो के लिए pKa की वैल्यू कितनी है, 7.2 है। और जितना pKa की वैल्यू हाई होगी उसका एसिडिक नेचर उतना ही क्या होगा, लोअर होगा। तो पैरा के बाद में दोस्तों नंबर किसका आ जाएगा, ऑर्थो का। तो सेकंड नंबर पर कौन आएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अब दोस्तों दो कंपाउंड हो रहा है कि एक तो सिंपल वाला है, एक कौन सा है, मेटा।
तो सिंपल पर तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच नहीं है, प्रतिस्थापी समूह है, यहाँ से आबंधित नहीं है। लेकिन जब आप इसको देखते हो फोर्थ वाले की, इसमें मेटा पर कौन अटैच है, नाइट्रो, और मेटा पर रेजोनेटिंग इफेक्ट तो वर्क नहीं करेगा, कौन सा करेगा, -I। और एसिडिक जो स्ट्रेंथ है, अम्लीय सामर्थ्य, वो -I की तो क्या होता है, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर फिर एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका ऑर्डर आ जाएगा, मेटा नाइट्रोफिनोल का। तो यहाँ पर दोस्तों थर्ड नंबर पर आ जाएगा मेटा नाइट्रोफिनोल। और सबसे मिनिमम किसका हो जाएगा दोस्तों, सिंपल का। सिंपल का मीनिंग किसका हो जाएगा, फिनोल का हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये इंपोर्टेंट ऑर्डर है जो आपको लर्न करना, और ये जो ऑर्डर है एनसीईआरटी में मेंशन है। तो आपको ये ऑर्डर सोल्व करना है किसके बेस पर, पीके की वैल्यू के बेस पर आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। दूसरा इसका रीजन एक और आपको यहाँ पर मेंशन कर सकता हूं मैं, और तो नाइट्रोफिनोल है दोस्तों, यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर अगर प्रोसीड हो जाएगी तो ये जो फिनोल का जो प्रोटोन है वो इजीली यहाँ से रिमूव नहीं होगा, मतलब जो प्रोटोन है वो आसानी से निष्कासित नहीं होगा। और कौन अच्छा एसिड होता है, जो प्रोटोन को इजीली क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो फर्स्ट वाला ऑर्डर तो ये हो गया। प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहां पर भी फिनोल है, फिनोल के डेरिवेटिव मेंशन कर रखिए। सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट यहां पर शो कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप बात करें मिथाइल, मिथाइल का कौन सा होता है दोस्तों, +R इफेक्ट होता है। पैरा पोजीशन पर है तो R इफेक्ट आएगा, कौन सा होता है, +R। नाइट्रो का कौन सा इफेक्ट होता है, -R और -I होता है। लेकिन यहाँ पर पोजीशन कौन सी है दोस्तों, मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन पर रेजोनेटिंग इफेक्ट वर्क नहीं करेगा, तो कौन सा अप्लाई होगा, -I। ये कौन सा होता है दोस्तों, सिंपल है। नाइट्रो कौन सी पोजीशन पर है, पैरा, और पैरा पर तो ऑलवेज कौन सा होता है, रेजोनेटिंग। और नाइट्रो का कौन सा रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है, -R होता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर, ये भी 1,3 पोजीशन, ये भी 1,3 पोजीशन, कौन सा हो गया, मेटा। तो इस वाले नाइट्रो का कौन सा इफेक्ट होगा, -I इफेक्ट होगा दोस्तों। और इस वाले नाइट्रो का भी कौन सा इफेक्ट होगा, -I, क्योंकि मेटा पोजीशन पर कभी भी रेजोनेंस वर्क नहीं करता है। रेजोनेंस नेवर वर्क ऑन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, रेजोनेंस ओनली वर्क एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मतलब रेजोनेंस है, अनुनाद है, वो केवल और केवल ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर ही क्या करता है, कार्य करता है। मेटा स्थिति पर कभी भी रेजोनेंस नहीं होता है। तो क्या होता है फिर मेटा स्थिति पर, इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है, मतलब प्रेरणिक प्रभाव वर्क करता है। यहाँ पर अगर इनकी पोजीशन देखोगे दोस्तों, ये 2 पर है, ये 4 पर है, ये 6 पर, ये दोनों तो कौन सी पोजीशन पर आ रही है, ऑर्थो पर। कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, -R। ये भी कौन सा हो जाएगा, -R। और ये कहां पर आ रहा है, पैरा पर, तो इसका भी कौन सा हो गया दोस्तों, -R हो गया। अभी आप डील करके आए हो कि सबसे ज्यादा या सबसे मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, जहां पर -R अटैच। और -R जितना ज्यादा -R ग्रुप अटैच होंगे फिनोल से, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो यहां पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट वाले में तो मिथाइल अटैच, मीनिंग इसका तो मिनिमम हो जाएगा। इनकी मैं नंबरिंग कर देता हूं दोस्तों, जिससे आपको इजीली इनको अरेंज कर सको। इसको मैं नंबर 1 बोल दिया, ये वाला कंपाउंड कौन सा बोल दिया मैंने, नंबर 2 बोल दिया। ये कंपाउंड को नंबरिंग आपने प्रोवाइड कर दी नंबर 3। इस वाले कंपाउंड को आपने मेंशन कर दिया नंबर 4। ये कंपाउंड हो गया नंबर 5, और ये कंपाउंड हो गया आपका नंबर 6 हो गया। अब आपको क्या करना, इन जो कंपाउंड है इनको कौन से ऑर्डर में मेंशन करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में दोस्तों आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो कीजिए अरेंज। सबसे मैक्सिमम किसका हो जाएगा, जहां पर नाइट्रो ग्रुप का नंबर मैक्सिमम और नाइट्रो ग्रुप कौन सी पोजीशन पर अटैच होना चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो कौन सा कंपाउंड है ऐसा, 6 वाला कंपाउंड है, जिसमें 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच है, और 3 के 3 नाइट्रो ग्रुप कहां पर आ रही है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो मैक्सिमम जो एसिडिक स्ट्रेंथ कौन से कंपाउंड का होगा, कंपाउंड नंबर 6 है, ये मैक्सिमम एसिडिक नेचर शो करेगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहां पर नाइट्रो ग्रुप का नंबर कितना है, 2, और यहां पर नाइट्रो ग्रुप का नंबर कितना है, 1। 5 वाले में 2 नाइट्रो ग्रुप अटैच है, और 2 और 4 वाले में कितने नाइट्रो ग्रुप अटैच है, 1। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, 4 जो 5 वाला है इसमें बोथ जो नाइट्रो ग्रुप है वो कहां पर अटैच है, मेटा पोजीशन पर। और मेटा पर तो कौन वर्क करता है, -I। लेकिन जो 4 वाला कंपाउंड है इसमें जो नाइट्रो ग्रुप कौन सी पोजीशन पर अटैच है, पैरा। और पैरा पर कौन सा इफेक्ट वर्क करेगा, रेजोनेटिंग इफेक्ट। और नाइट्रो का कौन सा रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है, -R होता है। तो दोस्तों यहां पर I पर ऑलवेज डोमिनेट कौन करता है, R। मतलब हमेशा माइंड में सेट करके रखिए, रेजोनेटिंग इफेक्ट इज ऑलवेज डोमिनेट ओवर
इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब जो अनुनाद प्रभाव है वो हमेशा प्रेरणिक प्रभाव पर क्या होता है, प्रभावी होता है। तो दोस्तों फिर नंबर किसका आ जाएगा, 4 का नंबर आएगा, मीनिंग कंपाउंड नंबर 4 है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, कंपाउंड नंबर 2, इस पर नाइट्रो ग्रुप अटैच है, और कंपाउंड नंबर 5 इस पर भी 2 नाइट्रो ग्रुप है। यहाँ पर भी मेटा पर अटैच है, यहाँ पर भी मेटा पर अटैच है, लेकिन डिफरेंस क्या है, फिफ्थ वाले में 2 नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा पर अटैच है, और जबकि सेकंड वाले में कितना नाइट्रो ग्रुप है, ओनली 1। तो जितना माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप अटैच होंगे उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो यहाँ पर 2 नाइट्रो ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, और सेकंड में ओनली 1 नाइट्रो ग्रुप क्या शो करेगा, माइनस आई पे। तो बताइए दोस्तों मैक्सिमम किसका हो जाएगा, जहां पर 2 नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पर अटैच है। लेकिन फिर एसिडिक नेचर में नंबर किसका आएगा दोस्तों, 5th नंबर। 5th के बाद में कौन आ जाएगा, 3rd वाला तो नॉर्मल है, कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच नहीं है, प्रतिस्थापित समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है। 5th के बाद में दोस्तों नंबर कौन सा आ जाएगा, नाइट्रो का, क्योंकि नाइट्रो का माइनस आई इफेक्ट है इस वाली मेटा पोजीशन पर सेकंड में। तो 5th के बाद में दोस्तों नंबरिंग किसकी आ जाएगी, सेकंड का आ जाएगा। अब दोस्तों 2 कंपाउंड और रिमेनिंग रह गया, फर्स्ट एंड थर्ड। थर्ड वाला कौन सा आपके नॉर्मल है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाले पर कौन सा अटैच है, मिथाइल। मिथाइल का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आर, और प्लस आर तो क्या करता है दोस्तों, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, अम्लीय जो सामर्थ्य है, वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आर के। तो दोस्तों इसके बाद भी नंबर किसका आएगा, आपके सिंपल का, क्योंकि यहाँ पर ना ही तो कोई प्लस आई वाला अटैच है, ना ही प्लस आर वाला अटैच है। तो फिर नंबर किसका आ जाएगा दोस्तों, थर्ड का। और सबसे मिनिमम जो एसिडिक नेचर दोस्तों किसका हो जाएगा, फर्स्ट वाले का हो जाएगा, क्योंकि कौन सा ग्रुप अटैच है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, जिसका प्लस आर इफेक्ट होता है। नेक्स्ट वाला एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो बेंजोइक एसिड है, कौन से एसिड की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, बेंजोइक एसिड। हमेशा आप माइंड के अंदर सेट करके रखिए कि जब भी बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर आपको कंपैरिजन करवाता है, और उस कंपैरिजन में यहां पर कोई भी रेजोनेटिंग ग्रुप अटैच हो, अब यहां पर आपको ये मतलब नहीं है कि ये वाला जो ग्रुप होगा, इस चाहे से ये प्लस आर वाला हो, अदरवाइज माइनस आर वाला हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों। कौन सी पोजीशन पर अटैच होना चाहिए, ऑर्थो पोजीशन पर। तो यहाँ पर एक इफेक्ट लगता है, और उस वाले इफेक्ट का नाम क्या होता है दोस्तों, ऑर्थो इफेक्ट नाम होता है। इस वाले इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट, और हिंदी में बोलते हैं इसको ऑर्थो प्रभाव बोलते हैं। कौन सा प्रभाव बोलते हैं, ऑर्थो प्रभाव बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। तो दोस्तों आपको ये पता रखना है कि जब भी बेंजोइक एसिड आए और बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच हो, तो उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, अम्लीय सामर्थ्य, हमेशा क्या होगा, सबसे अधिक होगा। दोस्तों ये बात आप हमेशा माइंड में सेट करके रखिए, क्या कि बेंजोइक एसिड के केस में ऑर्थो स्थिति पर या ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नेचर कोई सा भी हो, मतलब चाहे से प्लस आर वाला हो, माइनस आर वाला हो, ये हमेशा क्या होता है, सबसे अधिक क्या प्रदर्शित करेगा, अम्लता प्रदर्शित करेगा। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं दोस्तों, इसकी क्या होगी, सबसे ज्यादा क्या होगी, अम्लीय सामर्थ्य होगी, अधिक या सर्वाधिक अम्लीय सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। इस टाइप का जब भी कोई यौगिक आएगा वो क्या प्रदर्शित करेगा, सर्वाधिक अम्लीय सामर्थ्य। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, मैक्सिमम करे, शो करेगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों, जो कंपाउंड आपको गिवन है उसके बारे में अगर अपन डिस्कशन करें, पहली बात तो इनको नंबरिंग प्रोवाइड कर देता हूं। इस वाले कंपाउंड के लिए नंबर 1 हो गया, ये कंपाउंड हो गया नंबर 2, ये कंपाउंड हो गया नंबर 3, और लास्ट वाला कंपाउंड कौन सा हो गया, नंबर 4। यहाँ पर भी डील किससे करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ से। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ या अम्लीय सामर्थ्य। अभी मैंने क्या बोला कि जो भी बेंजोइक अम्ल है या बेंजोइक एसिड है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप या कोई भी समूह जुड़ा हुआ हो, चाहे उसका प्लस आर प्रभाव हो, चाहे माइनस आर प्रभाव हो, मतलब कोई सा भी इफेक्ट हो, वो हमेशा क्या होता है, सर्वाधिक अम्लीय होता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी पोजीशन पर आया, मेटा। और मेटा पर अगर दोस्तों ये आया, तो मेटा पर तो नाइट्रो ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है, रेजोनेटिंग तो वर्क नहीं करेगा, कौन सा होगा, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पर कहां पर आया, ऑर्थो, ऑर्थो पर कौन सा शो करता है, ये माइनस आर इफेक्ट होता है नाइट्रो ग्रुप का। यहाँ पर पेरा, पेरा पर भी कौन सा शो करेगा, माइनस आर। और यहाँ पर कौन सा, ये वाला सिंपल है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच नहीं है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप देखोगे कि नाइट्रो ग्रुप का माइनस आर इफेक्ट है और माइनस आई इफेक्ट शो करता है मेटा पर, लेकिन जो सेकंड और जो थर्ड कंपाउंड है उसमें जो नाइट्रो ग्रुप एक जगह तो आ रहा है बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर,
एक जगह आ रहा है बेंजोइक एसिड की पैरा पोजीशन पर। और कौन सा इफेक्ट लगता है बेंजोइक एसिड में? ऑर्थो इफेक्ट। मतलब ऑर्थो पोजीशन पर कोई सा भी ग्रुप अटैच हो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलवेज क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इसी इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट बोलते हो? ऑर्थो इफेक्ट बोलते हो। तो बताइए सबसे मैक्सिमम एसिडिक नेचर का कौन सा हो जाएगा? कंपाउंड नंबर सेकंड। तो ये दोस्तों पता रखना है कंपाउंड नंबर सेकंड है, ये मैक्सिमम एसिडिक नेचर शो करेगा। उसके बाद में अगर बात करते हैं यहां पर माइनस आई है और थर्ड वाले में कौन सा? माइनस आर। और माइनस आर तो क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर दोस्तों फिर नंबर किसका आ जाएगा? कंपाउंड नंबर थर्ड। अब कंपाउंड नंबर 1 और 4 को कंपेयर करेंगे। 1 पर माइनस आई अटैच है, मतलब माइनस आई वाला ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ में इंक्रीज करता है। और नंबर जो 4 वाला कंपाउंड है यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच नहीं है, ना ही तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ग्रेटर हो जाएगी? फर्स्ट वाले की। तो थर्ड के बाद में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी? फर्स्ट वाले की। और मिनिमम कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फोर्थ वाला हो जाएगा। मिनिमम कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला हो जाएगा। तो ये आपको पता रखना है बेंजोइक एसिड में वर्क करता है। कौन सा इफेक्ट वर्क करता है बेंजोइक एसिड में? ये आपको पता रखना है ऑर्थो इफेक्ट वर्क करता है दोस्तों। कौन सा इफेक्ट वर्क करेगा? ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप अटैच आ जाए उसकी हमेशा ही क्या होगी? मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। कौन से केस में? बेंजोइक एसिड के केस में। ये पता रखना है। फिनॉल के अंदर ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। ये ऑर्थो इफेक्ट किसमें वर्क करता है? ओनली बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल में क्या करेगा? वर्क करेगा। दोस्तों अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।